पार्लियामेंट। हर देश का एक विधानमंडल होता है। जैसे अब पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, इसके साथ ही अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो संघ की कार्यपालिका हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। संघ की सरकार यानी भारत की सरकार, अब इसे भी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे संघ कहता है भारत सरकार को, इसलिए हम संघ सरकार कह रहे हैं। ये मत समझना कि मैं बीजेपी माइंडेड हूँ इसलिए संघ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। बच्चे ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं। अगर ये वाली समझ होगी तो फिर आईएएस बनने में बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसी समझ मत रखना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। तो संविधान में संघ सरकार शब्द का प्रयोग है। भाग 5 संघ लिखा गया है, बेयर एक्ट उठा के देखो। तो इसमें हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ी पहले, क्योंकि पहले कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब संघ की विधानमंडल के बारे में, विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका कानून लागू करने वाली, विधायिका कानून बनाने वाली, और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने वाली और न्याय देने वाली। तो कार्यपालिका की चर्चा कर ली, अब विधायिका की चर्चा करने जा रहे हैं। यानी संसद क्या है? संसद संघ का विधानमंडल है, संघ की विधायिका है। संघ की विधायिका है, संघ का लेजिस्लेचर है। संघ का लेजिस्लेचर है क्योंकि हर सरकार के 3 अंग हैं। तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया। अब कानून बनाने वाली संस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कानून बनाने वाली संस्था कैसे बनती है, वो संस्था काम कैसे करती है, क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। इन्हीं सारी बातों के बारे में अध्ययन करना अब हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर हर देश में इसी तरीके से एक केंद्रीय विधायिका होती है, हर देश की विधायिका होती है। जैसे ये तो भारत की विधायिका है, यानी संघ यानी भारत, हमने पहले बताया कि ये भारत की विधायिका है जिसको हम संसद कहते हैं। इसी तरीके से अन्य देशों में विधायिका होती है। जैसे अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, पहले भी शक्ति पृथक्करण में लिखा है हम लोगों ने। अमेरिका की विधायिका का नाम कांग्रेस है, ब्रिटेन की विधायिका का नाम संसद है, जापान की विधायिका का नाम डायट है, इत्यादि। यानी हर देश की अपनी जो विधायिका है उसको अलग अलग नामकरण उसका किया गया है और अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हर देश की विधायिका को एक अलग नाम दे दिया गया है और उसी नाम से ही उसे पुकारते हैं। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस, ब्रिटेन की विधायिका को संसद और जापान की विधायिका को डायट कहते हैं। भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। हमने ब्रिटेन से ही ये परंपरा अपना ली है क्योंकि हमारे संविधान पर ब्रिटेन के संविधान के प्रावधानों की छाप अधिक है। अब कैसे बनती है ये संसद? कैसे बनती है संसद के अंग? आर्टिकल 79। संसद के बारे में भी जो प्रावधान है वो भाग 5 में ही दिए गए हैं, क्योंकि संघ सरकार के जितने प्रावधान हैं सब भाग 5 में दिए गए हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक संसद के प्रावधान है। तो आर्टिकल 79 बताता है कि संसद के अंग कितने होंगे। ये कहता है संसद के 3 अंग होंगे: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 अंग होते हैं संसद के। यानी राष्ट्रपति संसद का अंग है, अंग है, सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। याद रखना, हमने कहां लिखाया है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है? याद है? कुछ याद आ रहा है? हमने लिखाया है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। हमने आपको लिखाया है आर्टिकल 59 में, जहां हमने राष्ट्रपति की सेवा शर्तें लिखाई हैं। लिखा है मैंने, सेवा शर्तों में 4 पॉइंट लिखा है, मुझे याद है। तो जहां हमने राष्ट्रपति की सेवा शर्तें लिखाई हैं वहां हमने लिखाया है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। तो वो संसद का सदस्य नहीं है, अंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो संसद की बैठकों में भाग नहीं ले सकता, संसद की चर्चा में भाग नहीं ले सकता जैसे कि बाकी सदस्य लेते हैं, लेकिन वो संसद जो काम करती है उस काम में एक हिस्सा उसका भी है। संसद क्या काम करती है? संसद कानून बनाने वाली संस्था है। तो कानून बनाने में इसका भी रोल है, कानून बनाने में इसकी भी भूमिका है। क्या भूमिका है? पढ़ा है हम लोगों ने। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा है कि विधेयक कानून तब तक नहीं बनते जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अनुमति न दे। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून बनेंगे। तो कानून बनाने में उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन सदस्य नहीं है। आर्टिकल 56 में नहीं लिखा है बच्चे, 59 में लिखा है। 56 में तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये जो नामकरण है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही था, लेकिन 1954 में ये 2 अलग अलग नाम अपना लिए गए। लोकसभा और राज्यसभा ये नाम आगे चलकर अपनाए गए। अब यही हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये नामकरण चलते हैं। इंग्लिश में भी हम इसे राज्यसभा कहते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में भी हम इसे लोकसभा कहते हैं। लेकिन ये नामकरण 1954 से अपनाया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये राज्य काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही थे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ऐसा बंटवारा क्यों है? यानी एक तरीके से कहें तो संसद के 3 अंग हैं लेकिन 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये 2 सदन हैं यानी हाउस हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं लेकिन 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, 2 घर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्यों ये 2 घर बनाए गए हैं? एक क्यों नहीं बनाया गया? इनको निम्न सदन और उच्च सदन क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? इसी बात की चर्चा करते हैं हम लोग पहले। जो हर देश में ये परंपरा है, ये चलन है कि जो लोगों से डायरेक्ट चुनकर सदन आता है
उसे लोअर हाउस कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है, जनता से सीधे चुनकर आता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीधे जनता से चुनकर आता है, उसको लोअर हाउस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहला सदन है। लोअर का मतलब ऊंच नीच नहीं है यहाँ पर। यहाँ उच्च और निम्न सदन का मतलब ऊंच नीच मत समझना, ऊंच नीच मत समझना, गड़बड़ हो जाएगा। लोअर हाउस का मतलब है कि ये सबसे पहला सदन है, निचले स्तर से जुड़ा हुआ सदन है, लोगों से डायरेक्ट चुनकर आता है, तो लोगों से जुड़ाव रखता है सीधे। और जो लोगों से जुड़ाव रखता है उसको निचले स्तर की व्यवस्था कहते हैं, ग्रास रूट लेवल की व्यवस्था कहते हैं, लोअर लेवल की व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ लोअर का मतलब ऊंच नीच वाला लोअर नहीं है, यहाँ लोअर का मतलब है सबसे पहला, सबसे जो शुरुआती है। तो ये शुरुआती सदन है, सबसे पहला सदन है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों का सदन है, लोक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित सदन है, इसलिए ये लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकप्रिय सदन है क्योंकि लोगों के द्वारा चुना जाने वाला सदन है, लोगों का सदन है, लोगों का सदन है ये, इसलिए लोकप्रिय सदन है। जो उच्च सदन है, अब लोगों के द्वारा जो चुना गया सदन है उसमें तो लोग अपनी रुचि के हिसाब से लोगों को चुन करके भेजेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार लोगों को चुन करके भेजेंगे। लेकिन जब कानून बनते हैं तो कानून बनाने में हम केवल लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते। कानून बनाने में हमें तर्कों का ध्यान रखना होगा, भविष्य का ध्यान रखना होगा, आज का ही नहीं भविष्य का ध्यान रखना होगा। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ताइबा ने कहा है कि आपने 56 में लिखा है ना, आपने गलत लिख लिया है, अपनी गलती पहचानो, मेरी गलती की ओर इशारा मत करो। आपने 56 में लिख लिया है, गलती आपकी है। सेवा शर्तों का आर्टिकल 59 है, अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। तुम गलत लिख लो, इसके बाद कह दो कि मैंने गलत लिखा दिया। अपनी गलती सुधारो, अपनी गलती देखने की कोशिश करो, दूसरों की गलती पर निगाह, दूसरों में गलतियां खोजने की कोशिश मत करो, अपना सोचने का तरीका बदलो। तो तुमने गलत लिखा है उसे सुधार लो। आज चूंकि चैट ऑन है ना शुरू से ही, अगली क्लास में ऑफ रखेंगे। तो तो जो लोगों के द्वारा चुना गया सदन है, लोगों के द्वारा चुना गया सदन, ये जरूरी नहीं है कि जो लोग चुनकर आए हैं वे बहुत योग्य हों, क्योंकि जनता तो किसी को भी चुनकर भेज देती है। जम्मू कश्मीर से एक आतंकी को चुनकर भेज दिया, एक पंजाब से खालिस्तानी आतंकी को चुनकर भेज दिया, जिनके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, रेप के आरोप हैं उनको चुनकर के भेज दिया। जो आतंकियों को जेल से छुड़वाने की बात करते हैं कि हम आएंगे तो हम आतंकियों को जेल से बाहर निकाल देंगे, सारे मुकदमे हटा लेंगे, उनको चुनकर भेज दिया। तो जनता तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अभी किसी बच्चे ने लिखा था कि हमारे बगल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो जनता तो कुछ भी कर सकती है, ऐसे भी लोगों को चुन के भेज सकती है। वैसे लोग कानून थोड़े बना पाएंगे, क्योंकि कानून बनाने के लिए दिमाग चाहिए ना, तर्क चाहिए, समझ चाहिए, दिमाग चाहिए, शासन व्यवस्था की समझ चाहिए, और भविष्य में क्या परिवर्तन चुनौतियां आ सकती हैं इसकी समझ चाहिए। ये समझ कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसके लिए दूसरा सदन हर जगह बनाया जाता है। अमेरिका में दूसरा सदन बनाया गया, उसको सीनेट कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया गया, उसी तरीके से भारत में राज्यसभा बनाई गई। तो भारत में राज्यसभा इसीलिए बनाई गई क्योंकि यह विशेषज्ञों का सदन है। इसीलिए आप याद करो, हमने जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी तो उसमें हमने लिखा था कि वह राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिन्हें विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता हो। ऐसे 12 लोगों को वो मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है वो, यानी नामित कर सकता है, नाम निर्दिष्ट कर सकता है, हिंदी में कुछ भी कर लो, नॉमिनेट कर सकता है वो ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञों का सदन है राज्यसभा, इसलिए कार्य करने में विशेषज्ञता लाता है, चर्चा में विशेषज्ञता लाता है। एक बात, दो सदन हो जाने से एक सदन की जल्दीबाजी से रोका जा सकता है। अगर मान लो, कल्पना करो कि केवल लोकसभा होती, तो लोकसभा जैसा चाहती वैसा कानून बना लेती। लोकसभा में जिस सरकार का बहुमत होता वो जैसा चाहती उस तरीके से कानून बना लेती। लेकिन दो सदन होने से लोकसभा के इस मनमानेपन पर रोक लग जाती है। एक बात। दूसरी बात, लोकसभा में चूंकि एक सरकार का बहुमत होगा, इसलिए वो जल्दीबाजी में कोई भी कानून बना सकती है। राज्यसभा होने से कोई भी जल्दीबाजी में कानून नहीं बनेगा, बल्कि जितना अधिकार लोकसभा को है चर्चा करने का, समझने का, उतना ही राज्यसभा के पास भी है। तो व्यापक चर्चा होगी तभी कानून बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लोकसभा की जल्दीबाजी पर अंकुश भी लग जाता है, नियंत्रण भी लग जाता है दूसरा सदन होने से। तीसरी बात, हमने संघीय प्रणाली अपनाई है, वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। संघीय प्रणाली, अभी ऐसे समझो कि हमने दो तरीके की सरकार अपनाई है, ये तो हमें पता है। एक भारत की सरकार है जिसको हम लोग संघ सरकार या केंद्र सरकार कह देते हैं। दूसरा राज्यों की सरकार है, यूपी की सरकार है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, हर राज्य की अपनी सरकार है। तो एक भारत सरकार है, दूसरा राज्यों की सरकार है। अब जब संघ के स्तर पर कानून बन रहा है, भारत सरकार के स्तर पर कानून बन रहा है, तो राज्यों को लगता है कि ठीक है, हमारी अपनी सरकार तो है राज्यों में, लेकिन अगर जब संघ के स्तर पर कानून बन रहा है तो वहां हमारी भी बात कहने वाला कोई होना चाहिए, राज्यों की बात कहने वाला भी कोई होना चाहिए। लोकसभा तो जनता की बात कहने के लिए है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को हम सीधे वोट देकर के चुनते हैं। अभी चुनाव हुआ है मई जून में, लोकसभा के सदस्यों का आपने देखा है। तो लोकसभा के सदस्यों को तो हम सीधे वोट देकर के चुनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य हमारी बात कहने के लिए हैं वहां पर, न कहें आपस में लड़ते मरते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी बात कहने के लिए हम उन्हें चुनकर भेजते हैं। लेकिन राज्यसभा हम राज्यों की बात कहने के लिए बनाते हैं कि भाई केंद्र के स्तर पर, संघ के स्तर पर राज्यों की बात कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए, राज्यों की बात रखने वाला भी तो कोई सदन होना चाहिए। इसको हम लोग लिखने की भाषा में कहते हैं कि एक संघीय प्रणाली हमने अपनाई है। इसलिए संघीय प्रणाली में संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होना चाहिए, और राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। तो ये पर्पस है, ये उद्देश्य है जिनके लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। अन्यथा तो एक ही सदन से काम चल जाता, लेकिन इन नजरिए के कारण, इन दृष्टिकोणों के कारण भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी दूसरा सदन बनाया गया है। हमने भी दूसरा सदन बनाया है। दूसरे सदन ने विगत वर्षों में अपनी भावना के अनुरूप अच्छा काम किया है, और किसी भी कानून को पारित होने में उसने विशेषज्ञ नजरिए से चर्चा भी की है। जैसे भी डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित होना था तो लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर फंस गया। राज्यसभा ने उस पर बड़े लंबे समय तक चर्चा की, और जब राज्यसभा ने ओके किया तब जाकर के वो कानून बना। तो पहला विधेयक पेश किया गया था, उसको रद्द करना पड़ा, दूसरा विधेयक पेश किया गया तब कानून बना। ये राज्यसभा के नाते हुआ।
वरना लोकसभा चाहती तो के लिए कानून बन जाता। तो इस तरीके से राज्यसभा अपना अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी गिरावट आई है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा भी अपनी गलत तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करने लगती है, अनुशासनहीनता जन्म लेती है, अब शब्दों का प्रयोग होने लगता है, चर्चा राजनीतिक आधार पर होने लगती है, सरकार का विरोध करते हुए चर्चा होने लगती है, जबकि राज्यसभा इसके लिए नहीं बनाई गई। राज्यसभा बनाई गई विशेषज्ञों की नजरिए से चर्चा करने के लिए, राजनीतिक आधार पर चर्चा करने के लिए तो लोकसभा बनाई गई है, लोकसभा करती है राजनीतिक आधार पर चर्चा। राज्यसभा राजनीतिक आधार पर चर्चा करने वाला सदन नहीं है, वो सरकार का विरोध करने वाला सदन नहीं है, वो विशेषज्ञ नजरिए से चर्चा करने वाला सदन है। लेकिन राज्यसभा में ये गिरावट आई है, राज्यसभा में भी अपराधी पहुंच गए हैं, 22% आपराधिक छवि के लोग वर्तमान राज्यसभा में हैं, चिंता की बात है। राज्यसभा के सदस्य भी राज्यसभा की गतिविधियों में समय समय पर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये तरीके ठीक नहीं है। और ये भी देखा गया कि जो लोग लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं उनको भी राज्यसभा में चुनकर पहुंचा देते हैं, यानी राज्यसभा लोकसभा में चुनाव हारे हुए लोगों का बैकडोर बनकर के प्रकट हुआ है। ये भी तरीका ठीक नहीं है। तो क्योंकि राज्यसभा को विशेषज्ञों का सदन हमें बनाना चाहिए, इस गिरावट को हमें दूर करना होगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी चुनौतियों की शताब्दी है, संभावनाओं की शताब्दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई नई संकल्पनाएं जन्म ले रही हैं, इनका सदुपयोग जितना होगा उससे ज्यादा दुरुपयोग के चांसेस हैं। लोगों की आवाज बदल बदल करके लोग फोन कर ले रहे हैं, आपके घर के किसी सदस्य की आवाज कॉपी करके और लोग फोन करके आपसे कुछ भी गड़बड़ करवा सकते हैं। तो जितना ज्यादा सदुपयोग है उससे कहीं ज्यादा दुरुपयोग है। दुरुपयोग ना हो इसके लिए अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे। इस विशेषज्ञता के नजरिए से चिंतन कौन करेगा? राज्यसभा ही तो करेगी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विशेषज्ञता के नजरिए से चिंतन कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगी, क्योंकि लोकसभा से तो विशेषज्ञता के नजरिए से आप चिंतन करने की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां तो राजनीतिक संकीर्णता के आधार पर चिंतन होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही होता है। तो ऐसे परिवेश में 21वीं शताब्दी की बढ़ती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें राज्यसभा को एक विशेषज्ञ सदन के रूप में आगे प्रमोट करना होगा और सुधार करने होंगे। क्या सुधार किए जाने चाहिए वो हम लोग जब संसद की भूमिका पूरी पढ़ लेंगे तो वहां सुधारों की रूपरेखा लिख लेंगे। अभी थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग लिखो यहां पर, राज्यसभा का औचित्य लिखो। पहले मेन एग्जाम के नजरिए से लिखो राज्यसभा का औचित्य, लिखो पहला पॉइंट, लिखो पॉइंट में लिखो, देश में संघीय प्रणाली अपनाई गई है, देश में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। अतः अतः संघ के स्तर पर अतः संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अतः संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया है। संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, राज्यसभा लोकसभा की जल्दीबाजी पर रोक लगाती है। लोकसभा की अतिशीघ्रता, अच्छा शब्द है, अतिशीघ्रता, जल्दीबाजी, लोकसभा की अतिशीघ्रता पर रोक लगाती है। अतः लोकसभा अतिशीघ्रता में, जल्दीबाजी में कोई कानून नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकती। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन है, राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन है। अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में राज्यसभा विशेषज्ञों का सदन है। अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में यह विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायक है। अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में यह विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायक है। तो ये हो गया राज्यसभा का औचित्य कि हमने क्यों राज्यसभा को अपनाया है। अब आप लिखो समीक्षा, राज्यसभा की समीक्षा, राज्यसभा की समीक्षा लिखो। विगत वर्षों में राज्यसभा ने विगत वर्षों में राज्यसभा ने उपर्युक्त भावना के अनुरूप विगत वर्षों में राज्यसभा ने उपर्युक्त भावना के अनुरूप समय समय पर प्रभावी भूमिका निभाई है, समय समय पर प्रभावी भूमिका निभाई है। जैसे डेटा संरक्षण अधिनियम, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे डेटा संरक्षण अधिनियम को पारित करने में राज्यसभा में की गई चर्चा का विशेष योगदान रहा है। राज्यसभा में की गई विशेषज्ञ चर्चा या विशेष चर्चा, विशेषज्ञ चर्चा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किंतु इसके बावजूद भी
ऐसी निम्नलिखित प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, ऐसी निम्नलिखित प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, इसके बावजूद भी ऐसी निम्नलिखित प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है जिसके कारण राज्यसभा की भूमिका में गिरावट उत्पन्न हुई है, राज्यसभा की भूमिका में गिरावट उत्पन्न हुई है। डैश करके लिखो पहला पॉइंट लिखो, यह लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधियों का सदन बनकर प्रकट हुआ है, यह लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधियों का सदन बनकर प्रकट हुआ है। जो लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं उन्हें राज्यसभा में भेज देते हैं, कैसे भेजते हैं वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी पहले इसे लिख लो। अगला पॉइंट, यह सरकार का विरोध करने वाले सदन के रूप में प्रकट हुआ है, न कि विशेषज्ञता से चर्चा करने वाले सदन के रूप में। अगला पॉइंट लिखो, यह सरकार के विरोध करने वाले सदन के रूप में प्रकट होने लगा है, ऐसे कर लो, यह सरकार का विरोध करने वाले सदन के रूप में प्रकट होने लगा है, न कि विशेषज्ञ चर्चा करने वाले सदन के रूप में, न कि विशेषज्ञ चर्चा करने वाले सदन के रूप में। अगला पॉइंट, राज्यसभा में अपराधी छवि के लोगों का प्रवेश हुआ है, राज्यसभा में अपराधी छवि के लोगों का प्रवेश हुआ है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या 22% है, ऐसे सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में ऐसे सदस्यों की संख्या 22% है, 22% है, 22% है। अगला पॉइंट, राज्यसभा की कार्यवाहियों में भी अनुशासनहीनता उत्पन्न हुई है, राज्यसभा की कार्यवाहियों में भी अनुशासनहीनता उत्पन्न हुई है, और समय और धन का दुरुपयोग हुआ है, समय और धन का दुरुपयोग हुआ है। पैरा चेंज करके लिखो, किंतु राजनीतिक सुधार एवं अन्य सुधारों के माध्यम से, राजनीतिक सुधार एवं अन्य सुधारों के माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा सकता है। अब क्या सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए वो हम आगे लिखाएंगे, जब संसद भी पढ़ लेंगे तब। संसद की भूमिका में गिरावट और फिर उपाय एक साथ एक जैसे होंगे। अब लिखो 21वीं शताब्दी में भूमिका, राज्यसभा की 21वीं शताब्दी में भूमिका, 21वीं शताब्दी में भूमिका। लिखो 21वीं शताब्दी चुनौतियों और संभावनाओं की शताब्दी है, 21वीं शताब्दी चुनौतियों और संभावनाओं की शताब्दी है। अतः 21वीं शताब्दी चुनौतियों और संभावनाओं की शताब्दी है, अतः विशेषज्ञ दृष्टिकोण से चर्चा और समाधान खोजने की आवश्यकता होगी, विशेषज्ञ दृष्टिकोण से चर्चा और समाधान खोजने की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का सदन होने के कारण, विशेषज्ञों का सदन होने के कारण राज्यसभा को यह भूमिका प्रभावी तरीके से निभानी चाहिए, विशेषज्ञों का सदन होने के कारण राज्यसभा को यह भूमिका प्रभावी तरीके से निभानी होगी या निभानी चाहिए, निभानी होगी। तो ये हो गया राज्यसभा के बारे में। अब किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई 2027 के लिए करंट कब से पढ़ें? अरे अभी से पढ़ो, करंट पढ़ने का कोई डेट और टाइम नहीं होता। करंट तो जीके है, जीएस है, आपकी समझ है शासन प्रशासन के विषयों पर, शासन प्रशासन के बारे में आपकी समझ तो अच्छी होनी ही चाहिए। आप सिविल सेवा में जाओ या ना जाओ तब भी होनी चाहिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए होनी चाहिए। तो उसकी पढ़ने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, हमेशा पढ़ो, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो राज्यसभा के औचित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, इनका गठन कैसे होता है, कैसे सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, कैसे लोकसभा में चुने जाते हैं, कितने समय के लिए चुने जाते हैं, क्या योग्यता होती है, इनकी क्या शर्तें होती हैं, तमाम सारी बातें, इनके विशेषाधिकार क्या हैं, यानी पूरी तरीके से अब संसद की संरचना, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना कैसे निर्मित होती है, हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये समय चूंकि आज उस पूरी चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम लोग इस चर्चा को नेक्स्ट टर्न पर रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे लोकसभा की संरचना बनती है, कैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, कैसे राज्यसभा की संरचना बनती है, कैसे कितना कार्यकाल होता है, क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है। तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में, जिसमें मर्जी, जिसमें पढ़ना आता हो, जिसमें समझ में आता हो, इसी में भी पढ़ लो। 12वीं क्लास में हो तो पहले 12वीं पास करो अच्छे से,